अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा था। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के अंदर हमने हमारा गॉसेस लॉ तक का पार्ट जो था वो मुकम्मल कर लिया था। आज की क्लास में हमने हमारा पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सारी चीज़ों को देखना है और कैपेसिटर के टॉपिक के ऊपर जाना है। ठीक है, चलो। देखो भैया, हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को लेकर के। पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, चलो देखो। मान लो मेरा बेटा, मेरे पास यहाँ पे एक कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारा सोर्स चार्ज है। सर, सोर्स चार्ज क्या होता है? मेरा बेटा, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये आपका सोर्स चार्ज है। और ये मैंने इसके बाजू में इसकी गोल मटोल सी क्या बना दी? एक अदद इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। ठीक हो गया, समझ में आ गया आपको? अब देखो बच्चे, यहां पे मान लो मेरे पास एक कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक चार्ज रखा हुआ है, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? टेस्ट चार्ज का नाम दे दिया। ठीक है, यहां पे मैं दो पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं। लेट से वन इज पॉइंट एक्स एंड वन इज पॉइंट वाई। अब देखो, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को, अभी ये टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर है या फील्ड के बाहर है? तो आपको नजर आ रहा है कि ये टेस्ट चार्ज फील्ड के बाहर है। तो इसको मेरा बेटा हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। टेक्निकली वो पॉइंट जो आपका फील्ड से बाहर होता है, जिसको जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहते हैं, वो क्या कहलाता है आपके पास? पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। अच्छा, अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को यहां से उठाकर पॉइंट वाई पे लेकर आऊं, तो मुझे इस टेस्ट चार्ज पर कोई काम करना पड़ेगा। अब बोलोगे क्यों करना पड़ेगा सर? मेरे बेटे, मुझे काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखो, ये सोर्स चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। और ये टेस्ट चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो जैसे ही मैं इसकी फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज को लेकर आऊंगा, तो सोर्स चार्ज तो नहीं चाहेगा कि टेस्ट चार्ज इसकी फील्ड में आए। तो गोया मुझे अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह जब मैं टेस्ट चार्ज को इस एक पॉइंट एक्स पे लेकर आऊंगा, तब भी मुझे काम करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है? आपको ये भी नजर आ रहा है कि पॉइंट एक्स सोर्स चार्ज के करीब है और पॉइंट वाई सोर्स चार्ज से क्या है? दूर है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आता है कि आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा एक्स पे लाने के लिए वो ज्यादा है, और जो काम करना पड़ेगा वाई पे लाने के लिए वो क्या है? कम है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अब हम डिफाइन करने जा रहे थे पोटेंशियल को। पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे बच्चे डिफाइन किया जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्या मतलब सर? आसान करके बताएं। आसान भाषा में देखो, अभी ये आपके पास कहाँ रखा था? फील्ड के बाहर। आप इसे फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर लेकर आए किसी भी एक पॉइंट पर। तो आपने इस पर जितना काम किया, डिवाइडेड बाय वो जो भी चार्ज का वैल्यू है। यानी कि ये डब्ल्यू से क्या मुराद है? डब्ल्यू से मुराद है जो काम आपने किया, या जो काम इस चार्ज पर किया गया। ठीक है, आपने लिख दिया जो काम इस चार्ज पर किया गया, डिवाइडेड बाय वो चार्ज जिस पर काम हुआ, वो चार्ज जिसे लेकर आए, जिस पर काम हुआ, वो चार्ज जिस पर काम हुआ। तो जिस चार्ज पर काम हुआ, वो चार्ज, उसको आपने डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा? उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब अगर हम यहां पे यूनिट की बात करें, तो पोटेंशियल की एक यूनिट तो मेरे बेटे होती है वोल्ट्स। दूसरी यूनिट आप यहां से देखोगे तो ये क्या नजर आ रही है आपको? जूल पर कूलम। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चे, ये एक अदर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, अब इसकी जो डेफिनेशन आपने अपने क्लास 12 या क्लास 11 में जहां भी ये चैप्टर पढ़ा होगा, इसका आपने याद किया होगा, वो डेफिनेशन क्या था? वर्क डन in order to bring a charge from point of infinity to a point in the given electrical field is termed as electric potential at that point. So work done per unit charge in order to move a charge from point of infinity to a point in the given electrical field is termed as electric potential at that point. समझ में आने वाली बात हो गई है? ठीक हो? अब देखो, अगर हम इसके ऊपर बात करें, जो हमने स्केलर क्वांटिटी की बात करी है, हमारे पास दो तरह के सोर्स चार्जेस होते हैं। एक होता है मेरा बेटा पॉजिटिव सोर्स चार्ज, एक होता है मेरे बच्चे नेगेटिव सोर्स चार्ज। जो भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज होगा, तो इसके लिए जहन में रखिएगा, किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो भी कैसा आ रहा होगा आपके पास? पॉजिटिव आ रहा होगा। पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज होगा, तो इसके लिए अपन लोग जो पोटेंशियल ले रहे होंगे वो भी कैसा ले रहे होंगे? नेगेटिव ले रहे होंगे। अभी मजीद कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, अब मान लो यहां पे मेरे पास कोई एक सोर्स चार्ज है, इस तरीके का ये सोर्स चार्ज है।
और यहां पे मेरा बेटा मेरे पास कोई एक टेस्ट चार्ज है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं यार मुझे सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो भाई ये होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। सर कैसे पता चला? मेरा बेटा ऐसे पता चला कि हमें ये बात पता है कि जो भी सोर्स चार्ज होता है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे अवे बनेगी, अगर वो नेगेटिव है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी तरफ बन रही होगी। समझ में आने वाली बात है, कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है। अच्छा जी, अब देखो, अगर मेरा बेटा मैं इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की तरफ लेकर आऊं, और से देखना, ये जो ब्लैक कलर से एरो बनाया है ना, ये मैं बता रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूं या इसको मूव करा रहा हूं, कहां पे लेके जा रहा हूं, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो तो पहले ही नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपके पास है अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, यानी कि ई और आर वेक्टर के दरमियान में आपको एंगल कितना नजर आ रहा है, 90 डिग्री का नजर आ रहा है। अच्छा, हमने अभी पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना है तो पॉइंट ऑफ इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए टेस्ट चार्ज पर मुझे जितना काम करना पड़ा, वो चीज तय करेगी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, अगर मैं आपके पास क्या करता हूं, वर्क डन के फॉर्मूले को ओपन करता हूं, तो मेरे बच्चे वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाता है, एफ डॉट आर बन जाएगा। वही मैकेनिक्स का फॉर्मूला जो आपने अपने माजी में पढ़ा होगा कि वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखो बच्चे, ये आपको एफ अपॉन क्यू नजर आ रहा है। अगर आपको याद हो, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हुआ करता था, दैट वाज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि एफ अपॉन क्यू। तो एफ अपॉन क्यू मेरा बेटा यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास ई बन गया, ये हमारे पास आ गया आगे आर, तो ये क्या बन गया, ई डॉट आर। ई से मुराद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आर से मुराद जो आप डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो टेस्ट चार्ज को। ठीक है, अगर आप इसे ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, ई आर कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड आर। आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम से समझाया कि इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना नजर आ रहा है, 180 डिग्री। जिसको नहीं नजर आ रहा मैं फिर बता देता हूं, देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, सीधे हाथ पे। आर का डायरेक्शन कहाँ है, उल्टे हाथ पे। अगर एक वेक्टर सीधे हाथ पे हो, एक वेक्टर उल्टे हाथ पे हो, तो दरमियान में एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि मेरे बच्चे ये चीज बन जाएगी ई आर कॉस ऑफ 180 डिग्री, ई आर कॉस ऑफ 180 डिग्री, ये चीज हमारे पास बन जाएगी उठ के। कॉस ऑफ 180 डिग्री मेरे बच्चे हमारे पास कितना हो जाता है, माइनस का 1। और ये हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, वी को सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं यहां से ई का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो मेरे बेटे ई का वैल्यू हमारे पास आता है माइनस का वी डिवाइडेड बाय आर। यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक और तरह से ऐसे लिखी जाएगी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। फिर समझते हैं अभी सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से, देखो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। देखो सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। सही हो गया। अब हमने क्या बात करी, हमने कहा सबसे पहले यार आप डिफाइन करो कि पोटेंशियल होता क्या है। हमने कहा कि मान लो ये हमारे पास एक अदद है सोर्स चार्ज, और इस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में ये इस सोर्स चार्ज की अपनी खुद की क्या है, एक अदद इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करे, दो पॉइंट्स मार्क कर दिए, एक पॉइंट को मैंने एक्स कह दिया और एक पॉइंट को मैंने वाई कह दिया। अच्छा, मैंने कहा कि एक टेस्ट चार्ज है जो कि फील्ड से बाहर रखा हुआ है, और फील्ड से बाहर का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉइंट ऑफ इंफिनिटी का नाम देते हैं। अब मैंने कहा कि अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को फील्ड से बाहर से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाऊं, तो मुझे अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ेगा। अब बोलोगे जी सर बिल्कुल करना पड़ेगा। तो हमें यह बात पता है कि जब कभी भी आप किसी फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में काम करते हो, तो जिस बॉडी पर वो काम किया जाता है उस बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाती है। सर कोई मिसाल दें, भैया मेरे हाथ में एक पेन है, अगर वो पेन मैं ग्राउंड फ्लोर से छत पे लेके जाता हूं, तो अल्टीमेटली इस पेन में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। यही वजह है कि जैसे ही मैं उस पेन को ऊपर से छोड़ूंगा वो खुद ब खुद क्या होगा, नीचे आएगा। पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पे भी ऐसे ही होता है, आप किस फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो जिस बॉडी पे काम किया जा रहा है उसके अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो टेस्ट चार्ज के अंदर एनर्जी आपकी स्टोर हो जाती है। खैर, फिर हमने पोटेंशियल डिफाइन करना था, तो पोटेंशियल के बारे में हमने ये कहा कि जितना काम आपने किया
उसको डिवाइड कर दो जिस चार्ज पर आपने ये काम किया। समझ आ गया? इससे हमने उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर लिया। गुड हो गया। अब मैंने कहा इसकी यूनिट देख लो, तो मैंने कहा यार इसकी जो यूनिट होती है एसआई सिस्टम के अंदर, दैट इज वोल्ट्स। ठीक है, या जूल पर कूलम भी कह सकते हो आप इसको। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब क्या है? स्केलर्स की तरह ऐड होगा, स्केलर्स की तरह सब्ट्रैक्ट होगा, डायरेक्शन में कोई लेना देना नहीं है। दूसरी काम की बात हमने यहां पे पढ़ी कि आपके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए आपका पोटेंशियल क्या होगा भाई? नेगेटिव होगा। सही है। फिर मैंने आपको यही चीज जो ऊपर पढ़ा रहा था, बस वो एक और तरह से बना के दिखा दी मैंने कहा भाई ये आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अवे है। टेस्ट चार्ज को मैं ऐसे मूव कर रहा हूं टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, यानी कि मैं अगेंस्ट द फील्ड मूव करा रहा हूं किसको? टेस्ट चार्ज को। तो जब मैं अगेंस्ट द फील्ड मूव कराऊंगा तो जाहिर ही बात है कि इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। वही फॉर्मूला हमने लिखा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन यहां पे हमारे पास क्या आ गया? एफ डॉट आर आ गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आ गया। फिर मैंने कहा कि ये जो एफ अपॉन क्यू है इसको मेरे बेटे हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो बन गया ई डॉट आर। ओपन किया तो बन गया ई आर कॉस थीटा। एंगल आपको नजर आ रहा है इन दोनों के दरमियान में, यहाँ पे कितना है? 180 डिग्री है। ये माइनस साइन आ गया। यहाँ को जब मैंने ई को अकेला किया, ई को सब्जेक्ट बनाया, तो माइनस और आर दूसरी तरफ आ जाएगा। तो ई का फॉर्मूला बन गया माइनस का वी डिवाइडेड बाय आर। अब समझो आगे। जो हम कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मान लो अगर मैं इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाऊं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के इस तरह ड्रॉ होने से मुराद क्या होगी, जरा समझिएगा इस बात को। इस तरह से ड्रॉ होने से मुराद ये है कि यहां पे आपके पास कोई पॉजिटिव सोर्स है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो यहां से आपके पास निकलती हुई आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ। ठीक है। अब अगर मैं यहां पे दो पॉइंट मार्क कर लूं, मान लो ये एक पॉइंट एक्स है, और मान लो यहां कहीं पे कोई पॉइंट वाई है, और मेरे पास यहां पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है जो कि फील्ड से बाहर है, अगेन पॉइंट ऑफ इंफिनिटी पे। तो मुझे ये बात पता है, अगर मैं टेस्ट चार्ज को एक्स पे लाऊंगा तो मुझे काम ज्यादा करना पड़ेगा, वाई पे लाऊंगा तो काम कम करना पड़ेगा। गोया आप यहां से ये बात कह सकते हो कि आपका जो पोटेंशियल है वो एक्स पॉइंट के ऊपर कम है, और आपका जो पोटेंशियल है वो वाई पॉइंट, सॉरी, आपका जो पोटेंशियल है वो एक्स पॉइंट पे ज्यादा है, और आपका जो पोटेंशियल है वो वाई पॉइंट पे क्या है? कम है। समझ में आने वाली बात है? एक्स पे पोटेंशियल ज्यादा है और वाई पे पोटेंशियल क्या है? कम है। यानी कि अगर आप देखो तो मैं यूं कह सकता हूं कि अगर एक बंदा या चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस मूव करे, चार्ज कैसे मूव करे? अलोंग द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव कर रही हैं, उस डायरेक्शन में अगर आपका चार्ज मूव करेगा तो वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी कि उसका पोटेंशियल क्या होगा? कम होता जा रहा होगा। यही बात देखो यहां पे लिखी हुई है हमने, कि आपके पास जो E है दैट इज नेगेटिव V बाय आर, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। बोलो बच्चे, क्या यहां तक सबको सारी चीज अच्छे से समझ में आती है? अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास इसी के अंदर एक टर्म आएगी हमारे पास पोटेंशियल की, और एक टर्म हमारे पास आएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। अब इन दोनों टर्म को भी समझ लो। कई दफा आप जब ये फॉर्मूला किताब के अंदर देखोगे ना, तो किताब के अंदर आपको ये फॉर्मूला ऐसे लिखा मिलेगा, E इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा V डिवाइडेड बाय आर। सही। अच्छा, नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग आपका जो पोटेंशियल है ना वो बेसिकली क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ठीक है, बस ये बता रहा है और कुछ भी नहीं बता रहा। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे ना, जहां पे हमें डेल्टा V का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, या V का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, मतलब जब हम इस तरह के काम कर रहे होंगे, अल्टीमेटली हम क्या करेंगे? हम वहां पे नेगेटिव साइन को खत्म कर देंगे, नेगेटिव साइन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेगेटिव साइन से मुराद क्या है वो चीज आपने जहन में रखनी है। ठीक है। अच्छा, जितने लोगों का ये सवाल था कि हमने टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी पे ही क्यों रखा, तो भाई डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए, ताकि आपको बताया जा सके कि पोटेंशियल है क्या। तो टेस्ट चार्ज को आपने पहले फील्ड से बाहर रखा, ताकि आप फील्ड से बाहर से जब टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर लाओगे तो जितना काम करना पड़ेगा उसी के रिलेशन के अंदर आपने इसका पोटेंशियल डिफाइन किया है। पोटेंशियल की डेफिनेशन ही आपने इस तरह से बनाई है। ठीक है। एक्सप्लेन ही ऐसे किया है कि फील्ड से बाहर जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं थी, फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर लेकर आने में कितना काम करना पड़ रहा है, दैट विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अच्छा, अब ये जो चीज है ना मेरा बेटा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
और इसको हम कहते हैं भैया पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। ये हमारे पास जो है ना दो चीजें, एक पोटेंशियल है और एक मेरे बच्चे क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में जो फर्क है ना बच्चे, इसको जरा अच्छे से क्लियर करो। देखो देखो भैया, मान लो यहां पे हमारे पास वापस कोई सोर्स चार्ज है, और ये मान लो एक कोई सोर्स चार्ज है, और इस जगह पे मैंने यहाँ पे दो पॉइंट मार्क कर दिए, एक पॉइंट एक्स है और वापस यहाँ पे कोई एक पॉइंट वाई है। ठीक है। एक्स पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो मैंने मान लिया कितना है, 10 वोल्ट है। और मेरा बेटा जो वाई है, वाई का पोटेंशियल मैंने मान लिया मिसाल के तौर पे कितना है, 2 वोल्ट है। नजर आ रहा है हमें ये बात? ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब देखो अगर मैं टेस्ट चार्ज को, अगर मैं टेस्ट चार्ज को, ये अभी बाहर है ना फील्ड से, अगर मैं टेस्ट चार्ज को फील्ड से बाहर से पॉइंट वाई पे लेकर आऊं, तो अगर इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू, मिसाल दे रहा हूं, अगर इस टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है, तो मुझे 2 जूल काम करना पड़ेगा पॉइंट वाई पे लाने के लिए। सर आपने कैसे बताई ये बात? मेरे बेटा ये यहां से बताई क्योंकि मैंने मिसाल ले ली कि पॉइंट वाई का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है, और वोल्ट का इक्विवेलेंट क्या होता है, 2 जूल पर कूलम। तो मैंने कहा अगर ये जो मेरा टेस्ट चार्ज है इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 कूलम का है, तो मुझे इस पॉइंट पर लाने के लिए टेस्ट चार्ज पे जो काम करना पड़ेगा वो 2 जूल काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड। अच्छा जी, समझ में आने वाली बात है। अच्छा, इसी तरीके से अगर अभी भी नहीं समझ में आया फिर समझाता हूं। अगर आप टेस्ट चार्ज को यहां से उठाकर पॉइंट एक्स के ऊपर लेकर आते हो, तो पॉइंट एक्स पे लाने के लिए टेस्ट चार्ज पे जो काम करना पड़ेगा वो कितना पड़ना पड़ेगा, 10 जूल पर कूलम का काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर ये 1 कूलम का टेस्ट चार्ज है तो पॉइंट एक्स पे लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, 10 जूल का काम करना पड़ेगा। ये जो मैंने अभी सारी की सारी टर्म्स आपको बताई हैं, ये कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में काम की बात नोट करो, हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर आ रहे हैं। चेक करो, ये टेस्ट चार्ज कहां है, फील्ड के बाहर, फील्ड के बाहर पॉइंट ऑफ इंफिनिटी पे। तो हम फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे आ रहे हैं। अब सोचो, अगर मान लो यही जो पूरी कहानी है ना, मैं समझ लो इसको यहां पे जूम इन करके दिखा रहा हूं। ये मान लो आपका पॉइंट वाई है, ये मान लो आपका पॉइंट एक्स है। पॉइंट वाई का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, पॉइंट एक्स का पोटेंशियल कितना है आपके पास, 10 वोल्ट। अगर मैं आपको कहूं कि मेरा जो चार्ज है वो पहले से पॉइंट वाई पर मौजूद है, और मैं इसे लेके कहां जा रहा हूं, पॉइंट एक्स पे जा रहा हूं, तो काम तो मुझे अभी भी करना पड़ेगा। क्यों काम अभी भी करना पड़ेगा, इसलिए कि मैं मूव कर रहा हूं कहां पे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। देखो ना भाई, आपका जो पॉइंट वाई है वो लो पोटेंशियल है, 2 वोल्ट है। आपका पॉइंट एक्स क्या है, ये हाई पोटेंशियल के ऊपर है। आप मूव कर रहे हो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो अगेंस्ट द फील्ड आप अभी भी मूव कर रहे हो, तो अभी भी काम करना पड़ेगा। लेकिन अब जो आपको काम करना पड़ेगा वो कितना है, 8 वोल्ट है। यानी कि अगर ये 1 कूलम वाला चार्ज है तो आपको काम करना पड़ेगा 8 जूल पर कूलम। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। सर मजीद फर्क समझाए, नहीं समझ में आया? देखो मजीद समझो, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों की यूनिट वोल्ट है। दोनों में आप फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं है। दोनों में एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है। फर्क क्या है, फर्क यह है कि पोटेंशियल के अंदर आप फील्ड के बाहर से चार्ज को फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पे ला रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस में आप फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट दैट इज एट अ लोअर पोटेंशियल से फील्ड के अंदर ही दूसरा पॉइंट दैट इज एट अ हायर पोटेंशियल की तरफ लेकर जा रहे थे। तो अब जब हम लोग आगे चल के बार बार, तो पॉइंट ऑफ इंफिनिटी वो पॉइंट होता है जिसका अपना खुद का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, जहन में रख लीजिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंफिनिटी का ये चीज हम ग्रेविटेशन के अंदर भी पढ़ते हैं। आप में से जिस किसी ने ग्रेविटेशन थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा, जो अपने पाकिस्तान वाले बोर्ड्स वाले हैं, उनका तो मुझे आइडिया नहीं है कि वो ढंग से पढ़ा हो, लेकिन A2 के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने थोड़ा तमीज से पढ़ा है, तो हम 0 वोल्ट वाले पोटेंशियल से ही हमेशा जो भी हमारा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे वहां पे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहां पे बता रहा था कि E का वैल्यू कई दफा हम -V/R यूज करेंगे, और E का वैल्यू कई दफा हम माइनस का डेल्टा V/R यूज कर रहे होंगे। तो जहन में रखिएगा, इससे कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ने वाला। सही है। और मैंने आपको शुरू में नोट्स में, अगर आप अपने पुराने पीछे पलट के नोट्स मोड देखोगे ना, तो जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की थी, तो वहां पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी लिखवाई थी। अब देखो बच्चे, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो मैंने क्या बताया, हम जो बार बार फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे वो क्या होगा हमारे पास, E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R।
विच मीन्स वी विल बी इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय आर, ऐसे ही बन जाएगा। सर माइनस साइन कहां चला गया, मैंने अभी ऊपर इसका कई दफा आंसर कर दिया है, ठीक है। देखो ये मान लो मेरा बेटा एक सोर्स चार्ज है, अगर मुझे, ये मेरा सोर्स चार्ज है और अगर मुझे मेरे सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस के फासले पे, गौर से सुनिएगा, ये मेरा सोर्स चार्ज है और मुझे सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस के फासले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर मैं यहां पे लाके पुट करूंगा तो वी विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर। एक आर से एक आर मर गया, आंसर कम्स आउट टू बी के क्यू अपॉन आर। तो मेरा बेटा ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, अपना पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, सॉरी, के क्यू अपॉन आर, ठीक है, हाँ के क्यू अपॉन आर, अच्छा वो तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। पोटेंशियल का ये वाला फॉर्मूला है, ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। अब देखो इसका सवाल मेरे बच्चे किस तरह से आता है। मान लो आपको कहेगा कि आपके पास एक कोई सोर्स चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का, इस 4 माइक्रोकूलम के चार्ज से, मिसाल के तौर पे आपको कहता है 9 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर क्या करो, आप पोटेंशियल कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। तो भाई कैसे कैलकुलेट करोगे पोटेंशियल, देखो आपको फॉर्मूला पता है मेरे बच्चे क्या है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के की जगह पे क्या आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶, अपॉन में अगर आप आर का वैल्यू पुट करो, डिस्टेंस कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाएंगे, डिवाइड बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। 9 से 9 चला गया, ये बनेगा 4। 9 में से यहां पे आपने 6 को माइनस किया तो 3 आ जाएगा, 10⁻⁻² ऊपर आएगा तो 10⁻² हो जाएगा। वो कि आंसर आता है 4 × 10⁻⁵ वोल्ट्स। दिस इज द आंसर, सही है। सिमिलरली मिसाल के तौर पे आपको एक और सवाल दे दिया जाए, अच्छा जो आपका पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल भी क्या करता है, ये पोटेंशियल भी मेरा बेटा आपका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। सर सुपर पोजिशन प्रिंसिपल किस बला का नाम है, भैया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से मुराद ये होती है, समझिएगा जरा गौर से बात को, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से मुराद ये होती है, मान लो ये एक पॉइंट है, यहां पे एक कोई चार्ज है, ठीक है, यहां पे एक कोई और चार्ज है, यहां पे एक कोई और चार्ज है। अब जिसको अभी तक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ना, फिर सुन लो, मैं फिर समझा रहा हूं। देखो ये टेस्ट चार्ज है, अभी मैंने मान लिया कि ये टेस्ट चार्ज जो है ना वो इन सब की फील्ड से बाहर रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज सबकी फील्ड से क्या है, बाहर है। अब अगर मुझे इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पर लेकर आना है तो मुझे इस Q2 वाले चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, Q1 वाले चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा और Q3 वाले चार्ज की फील्ड के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, ऐसे ही है। अब समझो इस बात को, जब मुझे ऐसे सबकी फील्ड के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा तो इस पॉइंट पे जो मैं नेट पोटेंशियल डिफाइन करूंगा, नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल होता क्या है भाई, कितना काम करना पड़ रहा है चार्ज को उस पॉइंट पे लाने के लिए, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। भाई उस पॉइंट पे एक, मतलब हम पहले मानेंगे कि भाई मान लो ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, सिर्फ ये चार्ज है, तो यहां लाने के लिए काम करना पड़ेगा V1 के बराबर। फिर मानेंगे भाई Q1 मौजूद नहीं है, सिर्फ Q2 है, तो यहां लाने के लिए काम करना पड़ेगा V2 के बराबर। फिर मानेंगे Q2 भी नहीं है, Q1 भी नहीं है, तो काम करना पड़ेगा V3 के अकॉर्डिंग। फिर आखिर में उन सारे के सारे पोटेंशियल को ऐड कर लेंगे, क्योंकि स्केलर है तो डायरेक्शन का कोई चक्कर है नहीं, सीधा सीधा जोड़ेंगे और आंसर आ जाएगा। अब इसका एक सीधा सीधा सवाल देख लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि हमारा मसला हल हो जाए। मान लो मेरा बेटा ये हमारे पास जो है वो एक कोई स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन का जो टोटल डिस्टेंस है वो मान लो कितना है भाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के एक एंड के ऊपर आपके पास यहाँ पे जो है एक चार्ज रखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम का, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 8 माइक्रोकूलम का। आप आपसे पूछा ये जा रहा है कि इसके मिड पॉइंट के ऊपर ना नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर दीजिए। इसके मिड पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसके मिड पॉइंट पे आपने नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैसे निकालेंगे, पहले आप पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नंबर 1, इसे कह देते हैं चार्ज 1, इसे कह देते हैं चार्ज नंबर 2। तो भाई जनाब क्या बनेगा, K × Q1 डिवाइडेड बाय R, ऐसे ही होगा। और R भाई मिड पॉइंट का मतलब क्या है, बिल्कुल दरमियान का पॉइंट, तो गोया यहां से यहां तक का फासला कितना हो जाएगा आपके पास, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, खत्म हो गई कहानी। जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9 × 10⁻², सही है। सॉल्व करेंगे, के का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁻9, 4 × 10⁻⁻6, अपॉन में आपके पास आ जाएगा 9 × 10⁻²। 9 से 9 मर गया,
ये बन जाएगा 9 से 6 गया तो 10 पावर 3, ऊपर जाएगा तो 10 पावर 2, और यहाँ पे आ गया 4। गोया कि आंसर आएगा 4 × 10 की पावर 5 वोल्ट। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न के ऊपर आप क्या करोगे, 8 माइक्रो कूलम वाले वाला काम करोगे, यानी कि 9 × 10 पावर 9, मतलब 8 माइक्रो कूलम की वजह से इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करोगे। तो 9 × 10 पावर 9 आगे आ गया 8 × 10 की पावर -6 अपॉन में डिस्टेंस। जो ये वाला पॉइंट है यहां से लेके जो डिस्टेंस यहां तक का है वो कितना हो जाएगा भाई, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपने सीधा लाके वैल्यू पुट करी 9 × 10 पावर -2। जैसे ही आपने पुट किया, ये 9 से 9 आपके पास मर गया, आपके पास क्या आएगा, 8 × 10 की पावर 3 × 10 की पावर 2। क्या आंसर आता है जनाब, 8 × 10 की पावर 5 वोल्ट इज द आंसर। ये मेरा बेटा आपके पास क्या आ रहा है, आंसर उठ करके आ रहा है। अब आपने V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, आपको बोला जा रहा था नेट पोटेंशियल निकालो। हमें पता है पोटेंशियल हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को ऐड कर दोगे। सर ऐड क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि ये भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, ये भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। अगर इनमें से कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज होता तो उसका पोटेंशियल कैसा हो जाता, सब्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, वो देख लेंगे अभी जब आएगा। तो अब 4 × 10 की पावर 5 प्लस का 8 × 10 की पावर 5 ऐड किया आपने, 10 पावर 5 को कॉमन निकाल लिया। ये सब चीज बेसिक मैथ्स में कराई है। 4 + 8 किया तो 12 आ गया। आंसर क्या आता है, 12 × 10 की पावर 5 वोल्ट्स या 1.2 मेगा वोल्ट। दो चीजें, एक तो मुझे बता दो क्या यहां तक सबको समझ में आ गया, और दूसरा काम ये करो कि अगर मैं इसी सवाल को यूं करूं कि ये मान लो 4 माइक्रो कूलम है, और इससे वापस वही 18 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर, ये मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर है, समझिएगा गौर से बात को। ये 18 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर यहां पे मान लेते हैं आपके पास -10 माइक्रो कूलम है, और आपको मैं बोल रहा हूं वापस मिड पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करो। जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके भी बता दो, और बता दो यहां तक सबको समझ में आ गया या नहीं आया। देखो मेरा बेटा, अब जो है ना वो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, अगर जितने लोगों का आंसर अभी तक नहीं आया फिर से देख लो। देखो भाई, हमें करना क्या था, सवाल क्या था, सवाल ये था कि मिड पॉइंट पे आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आप देखो ये जो आपके सामने आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस दिया हुआ है, इसके अंदर कितने चार्जेस हैं, तो आपको नजर आ रहा है 2 चार्जेस हैं। तो भाई आप दोनों चार्जेस की मदद से इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालो। क्या आएगा भाई, Q1/R। भाई ये R के बारे में समझ लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी थी, मैंने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर कैसे रखा है। भाई ये R होता है डिस्टेंस, ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान में होता है। तो मेरा बेटा ये डिस्टेंस है आपका सोर्स चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक हो गया। तो भाई ये आपका सोर्स चार्ज है Q1 यहां पे रखा हुआ है, और आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो इस पॉइंट के ऊपर। तो गोया डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 18 सेंटीमीटर है। तो मिड पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने बोले हैं, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा सीधा सीधा उठ के। जैसे ही आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे, आंसर मेरा बेटा आपके पास आएगा प्लस का 4 × 10 पावर 5 वोल्ट। ठीक हो गया। सिमिलरली मेरे बच्चे, जब आप V2 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो उसमें आप बोलोगे KQ2/R। सेम काम करोगे दोबारा से, आंसर आपके पास आएगा -10 × 10 पावर 5 वोल्ट। सही हो गया। अब ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि आपका सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए आपका पोटेंशियल कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अब आपको क्या चाहिए भाई, आपको नेट पोटेंशियल चाहिए। आप बोलोगे नेट पोटेंशियल बराबर है मेरे बच्चे V1 + V2 के, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 × 10 पावर 5 प्लस, और आगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -10 × 10 पावर 5। अब आप यहां पे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 10 पावर 5 -10 × 10 पावर 5 वोल्ट्स। 10 पावर 5 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो आ जाएगा 4 - 10, तो क्या बनेगा, -6 × 10 पावर 5। सर माइनस साइन यहाँ पे डोमिनेंट क्यों है, क्योंकि जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, डोमिनेंट है। बोलो भैया, समझ आ गई बात की। बेटे मैंने कैलकुलेशन में नेगेटिव साइन नहीं लिया, आखिर में पोटेंशियल का आंसर लिखते हुए नेगेटिव में रखा है आंसर। और वो मैंने आपको उसका कन्वेंशन बताया, कन्वेंशन इसलिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह भी बता देता हूं अगर आप समझ सको तो। हाई और लो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में होता है वो उलट होता है।
इस वजह से आपको साइन वहां रखना होता है। और दूसरी रीजन इसकी ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क डन कर रही होती है, वो पॉजिटिव चार्ज के केस में जो पॉजिटिव वर्क डन करेगी वो अलग डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव चार्ज के केस में उसके उलट डायरेक्शन में होगा। बोलो बच्चे, जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा था तो हमने सॉल्व कर लिया, अब समझ में आ गया? बोलो। देखो भैया, ये साइन वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर से रिकॉर्डिंग में भी ले लेता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखो, कोशिश करो कि लकीर के फकीर ना बनो। मुझे पता है कि ये चीज बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी बचपन से जो ट्यूनिंग हुई हुई है ना, वही 5 ईयर गैस पेपर के रट्टे मार मार के पास होने वाली। देखो, अब आप यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो, यूनिवर्सिटी में भी जाके अगर यही रविश रखोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर गधे बन के पास आउट हो रहे होगे, ठीक है? अभी आपकी ट्यूनिंग जो गधा बनने वाली हुई हुई है, कोशिश करो कि उसको यहीं से चेंज करो, ठीक है? जब कोई चीज पढ़ाई जाए ना, उसको अपने दिमाग के सारे ढक्कन खोल कर और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे लेके जाया करो। देखो, फिर समझो। जब मैंने आपको कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में साइन का ना रखना जहां जिस लेक्चर में बताया था, वहां मैंने आपको पूरी बात बताई थी। पूरी बात में मैंने क्या कहा था? अगर आप पुराने लेक्चर निकाल के सुनो, रिकॉर्डिंग मौजूद होगी आपके पास। मैंने कहा था कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर जो साइन आता है, वो अट्रैक्शन या रिपल्जन की बात कर रहा होता है। अट्रैक्शन या रिपल्जन के लिए हम वैसे ही जो जो चार्ज फोर्स लगा रहा होता है, उसकी डायरेक्शन से हम पहले ही निकाल चुके होते हैं। वो आपको मैंने डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना सिखाया था। तो जो काम आपको आखिर में साइन ने बताना था, वो काम हम वैसे ही कर लेते हैं पहले। वजह यह होती है कि साइन की मदद से डायरेक्शन निकालना मुश्किल है बच्चे के लिए। जाहिर है, मतलब टीचर तो निकाल लेगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए साइन की मदद से डायरेक्शन निकालना होता है मुश्किल। इसलिए वहां पे साइन नहीं रखवाया जाता। ठीक है? मैंने शायद आपको वहां पे ऐसा कुछ लिखवाया भी होगा, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि एफ ग्रेटर देन जीरो अगर है तो इसका मतलब ये रिपल्सिव फोर्स है, और एफ लेस देन अगर जीरो है तो इसका मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है। एफ ग्रेटर देन जीरो का मतलब है Q1 Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। एफ लेस देन जीरो का मतलब ये है कि एफ का वैल्यू नेगेटिव आ रहा होगा या Q1 Q2 का प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक? तो इस वजह से मैंने वहां पे आपको साइन के बारे में मना कर दिया था। ठीक? क्योंकि डायरेक्शन हम पहले ही निकाल रहे थे। अब यहां पे हम साइन क्यों लगा रहे हैं? यहां पे भी हम Q2 के अंदर साइन पुट नहीं कर रहे, आखिर में साइन पुट कर रहे हैं। अच्छा भाई, आखिर में क्यों साइन पुट कर रहे हैं? कन्वेंशन एक डिफाइन की हुई है कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए आपका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्जेस के लिए आपका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब अगर आपने इसकी भी रीजन जाननी है तो मैं इसकी भी रीजन बता देता हूं। देखो, रीजन ये होती है, ये जो आप साइन डिफाइन करते हो, ये साइन बेसिकली बता क्या रहा होता है? ये बता रहा होता है कि आपका जो चार्ज मूव कर रहा है उसके लिए लो पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर ये मान लो मेरे पास सोर्स चार्ज इस तरीके का है, ठीक है? समझो, या इसको पॉइंट ए और बी कह देते हैं। देखो, अब ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपके पास क्या है, बी है। अब यहां पे मेरे पास एक अदद मान लो मौजूद है टेस्ट चार्ज। अब देखो, टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहां से लेकर आता हूं इस डायरेक्शन में, तो ये मेरा बेटा अगेंस्ट द फील्ड है। क्यों? ये सोर्स चार्ज इसे रिपेल कर रहा है और मैं ऐसे इसे जबरदस्ती इसके अंदर लाके घुसा रहा हूं, तो ये अगेंस्ट द फील्ड है। लेकिन अगर इसके बरक्स मेरे पास यहीं पे एक अदद हो नेगेटिव चार्ज, ऐसे नेगेटिव चार्ज आ जाए यहाँ पे। अब अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां पे लेकर आ रहा हूं, तो पहली बात तो मुझे नहीं लाना पड़ेगा, टेस्ट चार्ज खुद ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द फील्ड थोड़ी है। टेस्ट चार्ज तो खुशी से कूदता कूदता यहां तक आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसे अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इस टेस्ट चार्ज के लिए अब जो अगेंस्ट द फील्ड वर्क होगा वो ये वाला होगा, ए से बी। क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड का कॉन्सेप्ट या लो और हाई पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सोर्स चार्ज के डिफर करने से डिफरेंट हो जाता है। इस वजह से हम प्लस और माइनस साइन से इनकी तमीज कर रहे होते हैं। ये रीजन होता है यहां पे। इसलिए मैंने ऊपर आपको एक साइन कन्वेंशन बता दी थी। ठीक हो गया? ये रीजन है भाई इसकी पूरी की पूरी। तो रट्टा इसमें कहीं पे भी नहीं होता, जहन में रखना। फिजिक्स आपको जो बोलता है ना कि उसमें रट्टा है, तो उसमें कोई रट्टा नहीं है, वो आपको गलत बोल रहा है। आपको सिर्फ उतनी बात बताई जाती है जितनी आपके कोर्स के अंदर है। इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है? वरना रीजन तो हर चीज का मौजूद है। खैर, ये मेरा बेटा हमारे पास पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट था। जितनी तरह के सवाल आपके पोटेंशियल से पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, एक और सवाल जो मुझे मिल रहा था कि क्या नए बच्चे टेस्ट देंगे? मेरा बेटा, नए बच्चों ने बिल्कुल टेस्ट देना है, ठीक है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, नए बच्चे अगर टेस्ट नहीं देते तो वो उनका मसला है, कोई मर्जी नहीं है टेस्ट ना दें, ठीक है? ये जो टॉपिक है ये बाद में बिल्कुल रिवाइज होगा, लेकिन आप अपने टाइम को क्यों वेस्ट करते हो? जो रिकॉर्डिंग मौजूद है उसको देख के टेस्ट तो दो। आप टेस्ट ज्यादा से ज्यादा बुरा ही होगा ना। ये थोड़ी होगा कि कोई घर पे आके आपको मारना कूटना शुरू कर देगा कि यार आपने टेस्ट खराब क्यों दिया है, गलत क्यों दिया है। जो चीज आपने 30 दिन बाद करनी है वो भी करना शुरू हो जाओ भाई, ठीक है? आगे चलते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात समझो यहाँ पे
पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल से ही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। वी बराबर होता है मेरा बेटा डब्ल्यू अपॉन क्यू के, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि डब्ल्यू से क्या मुराद है, तो डब्ल्यू से मुराद यह है कि वो काम जो किया गया, काम जो किया गया किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, कि चार्ज को आप फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर लेकर आते हो। हमने ये बात पढ़ी थी कि आप किसी भी चार्ज के ऊपर जो काम करते हो, यही काम जब भी आप अगेंस्ट द फील्ड काम करते हो, तो यही काम क्या होता है, इस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। और इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। बहुत सारी मिसालों में से कौन कौन सी मिसालें भाई? ग्रेविटेशनल फील्ड की मिसाल सबसे कॉमन है कि आप किसी भी बॉडी को जब कोई सर्टेन हाइट एच कवर कराते हो, तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ही आप छोड़ते हो तो वो ऊपर से नीचे आती है, काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। और मिसाल ले लो, आपने स्प्रिंग देखा होगा। अगर मान लो आपके पास स्प्रिंग है एक अदद, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के आगे कोई एक डब्बा लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस स्प्रिंग को, इस डब्बे को इस तरीके से मूव करता हूँ कि ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो जाता है, ऐसे करके कंप्रेस हो जाता है। अल्टीमेटली होगा क्या हमारे पास, जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा, अब मेरा बेटा इसके अंदर जैसे ही आप इसको क्या करोगे, जैसे ही आप इसको कंप्रेस करोगे, तो इसको आप कंप्रेस करोगे, ये दब जाएगा यहाँ पे आके। जब ये दब जाएगा, तो अब होगा क्या? मिसाल के तौर पे इसको मैंने ऐसे, आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा ना, उसके अंदर वो डब्बा होता है, डब्बे के अंदर एक मुक्का होता है और मुक्के के पीछे स्प्रिंग होता है। जैसे ही डब्बा खोलता है टॉम, तो वो स्प्रिंग के बाहर एक मुक्का होता है, वो फ्री होता है और वो मुक्का आके उसे लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसे कंप्रेस करोगे, ये जो स्प्रिंग है इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये कि ऐसी न्यूमरस एग्जांपल्स हमें अपने इर्द गिर्द आजू बाजू में दिखाई पड़ रही होती हैं, जिसमें हो रहा क्या होता है कि आप जब भी कभी अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहे होते हो, तो वो जिस बॉडी पे काम किया जाता है, उस बॉडी के अंदर वो एनर्जी क्या होती है, स्टोर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप चार्ज को लेकर आ रहे थे, तो जो काम आप कर रहे थे वो काम स्टोर हो रहा था, तो आप यहीं से इसको कैलकुलेट कर देते हो। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी करके बनेगा ये चीज। अब देखो इसको, इसी को आप कहते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसी को आप ऐसे भी लिखते हो क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। क्यू से मुराद वो चार्ज जिसके ऊपर अगेंस्ट द फील्ड काम किया गया, और डेल्टा वी से मुराद क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कभी वी लिखा मिलेगा, कभी डेल्टा वी लिखा मिलेगा, दोनों का मकसद आपको अब समझ में आ चुका होगा। सही हो गया। दूसरी चीज आप यहां पे ये नोट कर लेना, इसका जो एसआई यूनिट है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो भाई जूल ही होता है हर तरह की एनर्जी का, ठीक है। लेकिन इसका जो एक कॉमन यूनिट हम यूज करेंगे, कॉमन यूनिट मतलब ये कि कई दफा यूज करेंगे, वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूनिट है, तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 पावर -19 जूल के। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी डिफाइन करने का तरीका कार होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास दो पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मान लो कितना है मेरे पास, 1 वोल्ट का है, समझिएगा। दो पॉइंट्स है और दोनों पॉइंट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट का है। और मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट द फील्ड मूव किया। भाई पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, एक लो पोटेंशियल होगा, एक हाई पोटेंशियल होगा। मैंने इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट द फील्ड मूव किया ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान में जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन के बाद जो एनर्जी स्टोर होगी वो कहलाती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज moved in between the 2 points having a potential difference of 1 volt from lower potential to higher potential। तो यहां से कैलकुलेट करते हैं, और बस यहां से कैलकुलेट करते हैं। मुझे बता दो यहां तक सब चीज समझ में आ गई है, तो मैं आपको दो तीन सवाल इसके दूं करने के लिए। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास क्या क्या सवाल है। पहला सवाल कहता है डिटरमाइन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम अ चार्ज। और चार्ज जो दिया हुआ है ये है मेरा बेटा +20 माइक्रोकूलम, ठीक है। क्या करना है भाई, आपको आपको कॉन्सेप्ट पता है, V इज इक्वल टू KQ/R। K की जगह 9 × 10⁻⁹, Q की जगह 0.2 × 10⁻⁻6, सही है। R की जगह पे 0.5 मीटर, यानी कि 1/2 इसे आप लिख सकते हो। इसको आप ऊपर ले जाओगे
तो 0.2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.4, 0.4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6, आगे आ गया 10 की पावर 3। तो मेरा बेटा जितने लोगों का आंसर ये आ रहा था 3.6 इंटू 10 पावर 3, अच्छा ये 20 लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी मेरे बच्चे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये 20 है। बहुत माजरत, बहुत माजरत। चलो 20 कर लेते हैं बच्चे, इसको वापस देखो, फिर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भैया, अब हमने क्या किया, वापस ले आते हैं इसको ऊपर। 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 40, 40 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 360, और आगे आ गया जनाब 10 पावर 3। तो 360 इंटू 10 पावर 3 किसी का आंसर आ रहा है, या 36 इंटू 10 पावर 4 किसी का आंसर आ रहा है, या 3.6 इंटू 10 पावर 5 किसी का आंसर आ रहा है। और जो यूनिट है वो आगे आप लगा लोगे। यूनिट इसकी क्या बन जाएगी आपके पास, वोल्ट्स के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि जाहिर है मैंने इसकी 10 पावर-6 तो इस्तेमाल कर ली है। तो ये सारे के सारे आंसर आपके सही हैं। ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया। पार्ट 2 में यही सारे आंसर आप माइनस साइन के साथ लिख सकते हो, तो क्या बनेगा, माइनस का 3.6 इंटू 10 पावर 5 वोल्ट्स। ठीक है, जितने लोगों के पहले सवाल के मेरे बच्चे ये आंसर आ रहे हैं, करेक्ट हो गया। अब देखो अगला सवाल, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट द सरफेस ऑफ अ सिल्वर न्यूक्लियस ऑफ अ डायमीटर 12.4 फर्माए। ये जो फर्मी ये फर्माए होता है, ये बेसिकली 10 पावर-15 होता है। ठीक है, जैसे मिली 10 पावर-3 होता है, माइक्रो 10 पावर-6 होता है। बेटे पहला सवाल तो सबको हो गया ना, क्लियर हो गया ना, सही है। बेटे फर्स्ट के 2 पार्ट है ना, दूसरे का बता तो दिया। सेम तरह से करेंगे, बस आंसर उसका माइनस में लिख दोगे आप, ठीक है। हाँ बस माइनस में, क्योंकि भाई देखो ना चार्ज तो सेम ही है ना अल्लाह के बंदो, बताया तो था अभी आपको ऊपर। 1/2 कैसे आया मेरा बेटा, बेसिक मैथ्स का लेक्चर गालिबन आपने नहीं देखा है। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 5/10 लिखोगे तो 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है एट द सरफेस ऑफ अ सिल्वर न्यूक्लियस। अब देखो, ये मान लो आपका एक सिल्वर का न्यूक्लियस है, ठीक। आपको इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 47। एटॉमिक नंबर ये बताता है कि इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं जनाब, इसमें प्रोटॉन है 47। हर प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ई के बराबर होता है। भाई ई सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होता, ई ही चार्ज प्रोटॉन के ऊपर ही होता है, साइन का फर्क होता है। तो आपके पास ये चार्ज प्लस के ऊपर किसमें हो गया, इसके न्यूक्लियस का चार्ज हो गया 47 टाइम्स ई। ठीक है, आपने इसके सरफेस पे क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, अब आ जाओगे, सबसे पहले आप इसका रेडियस कैलकुलेट कर लो। रेडियस कैसे आएगा, 12.4, ये जो फर्माई था या फर्मी था 10 पावर-15, इसको मेरे बच्चे आपने डिवाइड बाय कर दिया 2। जैसे डिवाइड बाय 2 की आंसर आया 6.2 इंटू 10 पावर-15 मीटर। समझ में आने वाली बात है। अब क्या करना था भाई, अब आप बोलोगे V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के की जगह 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू की जगह पे 47 ई। और 47 ई को लिखने का तरीका क्या है, 47 मल्टीप्लाई बाय 1.6 पावर-19, और आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दोगे, क्योंकि आप यही मानोगे ना कि जो सारे के सारे प्रोटॉन है वो इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, और आपने क्या करना है, इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। बस ये सारी की सारी आपने वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है, एंड यू विल गेट योर आंसर। तो इसका जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली जो आ रहा होगा आपका, तकरीबन तकरीबन 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 वोल्ट आ रहा होगा। तो क्या किसी ने ये सवाल सॉल्व किया और उसका ये आंसर आ रहा था इस टेक्निक से, बोलो भाई। वेरी गुड। बेटे इसमें चार्ज न्यूक्लियस का लेंगे, न्यूक्लियस के अंदर 47 प्रोटॉन है, हर प्रोटॉन का चार्ज ई है, तो मिला के 47 ई चार्ज आ जाएगा। 2 से डिवाइड करना है, कैसे पता चला बेटा, ऐसे पता चला कि जब मैंने आपको कल की क्लास में गॉसेस लॉ में हॉलो स्फीयर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी जो गालिबन आपने अपने नोट्स में शायद नोट करी नहीं थी, या उसको आपने तवज्जो से सुना नहीं था। मैंने ये बताया था, जब भी आपके पास हॉलो स्फीयर होता है और आपने इसके सरफेस से बाहर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, तो आप ये मान के चलते हो कि इसका जितना भी चार्ज है वो कहां पे कंसंट्रेट हुआ हुआ है, सेंटर पे कंसंट्रेट हुआ हुआ है। तो ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज बिहेविंग लाइक अ हॉलो स्फीयर, क्योंकि इसके अंदर सारा का सारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद है। तो आपने अज्यूम किया कि ये सारे के सारे कहाँ हैं, सेंटर पे हैं। तो सेंटर से लेके किनारे तक का जो फासला होता है वो क्या होता है आपके पास, रेडियस के बराबर होता है। तो डाया आपको गिवन था
डाया आपको गिवन था, ये डाया आपको गिवन था, और अल्टीमेटली आपने क्या किया, इस डाया की मदद से आपने अपना रेडियस कैलकुलेट कर लिया, बस सवाल आपका सॉल्व हो गया। तो कल पढ़ाया तो था ही आपको, मैंने नहीं पढ़ाया था? कोई मसला नहीं है अरकम मेरे भाई, अगर आंसर नहीं आ रहा लेक्चर दोबारा देखना, फिर सॉल्व करना, फिर देखना, फिर सॉल्व करना, रिपीट करते जाओ, आंसर आ जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 47E का कॉन्सेप्ट ये है अली भाई, कि इस न्यूक्लियस के अंदर आपको देखो ये एटॉमिक नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर कितना है, 47 है। एटॉमिक नंबर ये बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस के ऊपर जो प्लस चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स की वजह से होता है। भाई एक प्रोटॉन का चार्ज होता है ई, कितने हैं, 47 है, तो 47E आपका टोटल चार्ज हो गया न्यूक्लियस का, खत्म। सही। 10.9 इंटू 10 पावर 6, ये भी सही आंसर है, आपने डेसिमल को एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। चलो, डेसिमल को आगे या पीछे भेजने में पावर में क्या होता है, तो ये चीज जो है वो बेसिक मैथ्स के 0102 में कवर है, वहां आप इसको देखो और बार बार देखो, नहीं देखा वो तो फिर से देखो। आगे कहते हैं भैया 3 आपके पास पॉइंट चार्जेस हैं, जिसमें आपको कहा हुआ है Q1, ये आपको दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम, इसको यहां कर लेते हैं, ये आपको दिया हुआ है 1 माइक्रो कूलम, इसको यहां करा, दिस इज 1 माइक्रो कूलम। और Q2 आपको दिया हुआ है माइनस का 2 माइक्रो माइक्रो कूलम, वेरी गुड। और Q3 आपको दिया हुआ है मेरे बेटे क्या, 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम, सही है। आर प्लेस एट 1, 0, 0, 0, 2, 0 एंड 0, 0, 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द, आगे क्या कहते हैं, कहां चला गया, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन। ये सवाल किया किसी ने, ये सवाल भी अच्छा सवाल है, इस तरह का एक सवाल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर भी कराया था, अगर आपको याद होगा। इसका आंसर 9000 वोल्ट्स आएगा या 9 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट्स आएगा, 9000 या 9 इंटू 10 पावर 3, एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी गुड, जितने लोगों का जबरदस्त आंसर आया, एक्सेलेंट यार, ठीक है, जितने लोगों का सही आंसर आया गुड हो गया। देखो भाई, जितने लोगों का सॉल्व नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, देख लो, मैं सॉल्व करा देता हूं। ये मान लो हमारे पास 3 हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये है मेरा बेटा हमारा ओरिजिन, इसको किसी और कलर से कर दे, ये है मेरे बच्चे हमारा ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं अपने एक्सिस मार्क करूंगा तो ये मेरा बेटा हमारा एक्स एक्सिस है, ये मेरा बेटा हमारा वाई एक्सिस है, और ये मेरे बच्चे हमारा क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस आ रहे हैं। अब देखो, आपके पास जो 3 चार्जेस है ना वो दिए हुए 1, 0, 0। देखो हमेशा ध्यान में रखना है, जो कोऑर्डिनेट नोटेशन होती है इसमें पहले हमेशा एक्स होता है, बाद में हमेशा वाई होता है, और तीसरे नंबर पे देर इज ऑलवेज जेड, प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आपके पास होता है। अब आपको कह रहा है 1, 0, 0, इसका मतलब यहां पे ये 1 मीटर के फासले के ऊपर आपका चार्ज मौजूद है, जो इसका नाम है Q1, ये Q1 है, और इस Q1 का यहां से फासला कितना है, 1 मीटर, ये फासले के ऊपर मौजूद है। कैसे पता चला 1 मीटर है भाई, देखो ना वहां साफ पता चल रहा है ना, कैसे पता चल रहा है 1 मीटर है, देखो 1, 0, 0 है, तो ये एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे। अब कहता है 0, 2, 0, यानी कि एक्स भी 0 और जेड भी 0, और वाई पे कितना ऊपर गया है, वाई पे आपके पास ये इधर आ गया है, और कितना ऊपर है यहां से, ये वाई एक्सिस के ऊपर 2 मीटर ऊपर है। अगर ये 0, -2, 0 होता तो वाई एक्सिस के ऊपर नीचे आ जाता ये 2 मीटर, ठीक है। कौन सा चार्ज है आपके पास ये, अब ये चार्ज आपके पास आ गया Q2 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, Q3 आपको दिया हुआ है 0, 0, 3 ऑन जेड एक्सिस, अब ये दिया तो ये आपके पास इधर कहीं पे आ जाएगा, 0, 0, 3, ये आपके पास क्या आ गया, ये जनाब आपके पास आ गया Q3, और इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन, सही हो गया। अब क्या करना है भाई, ओरिजिन पे आपने कैलकुलेट करना है, भाई कैलकुलेट कर ले ओरिजिन के ऊपर। तो क्या तरीका होगा भाई, पहले आप निकालोगे V1, V1 का फॉर्मूला क्या है, KQ1 / R1, अच्छा, K क्या है, 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 क्या है, Q1 का वैल्यू क्या है, 1 माइक्रो कूलम, गोया 1 इंटू 10 टू द पावर -6, R1। R1 का मतलब क्या है, चार्ज से लेकर उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आपने कैलकुलेशन करनी है पोटेंशियल की, तो चार्ज ये रहा, पॉइंट ये रहा, ये फासला कितना है भाई, 1 मीटर है, तो 1 यहां पे आ गया, ठीक है। सॉल्व करा, आंसर आता है 9 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और आंसर आएगा आपका पॉजिटिव में, क्योंकि Q1 कैसे है जना, पॉजिटिव है। अब इसी तरह से आप Q2 निकालोगे, बस वो देख लेना, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। इसी तरह से आप Q3 निकालोगे, इसका आंसर फिर पॉजिटिव में आएगा।
आखिर में आप सबको क्या करोगे जनाब, जोड़ दोगे, ऐड कर लोगे, एंड यू विल गेट आंसर ऑफ 9 × 10⁻³ सही है भाई। सबको ऐड करने पे नेट पोटेंशियल कैलकुलेशन हो जाएगी, कोई मसला तो नहीं है। और जो डिस्टेंस लेना है वो भी देख लो, ये वाला डिस्टेंस 1 होगा, ये वाला डिस्टेंस आप 2 लोगे, और ये वाला डिस्टेंस आप 3 लोगे। भाई आप सोच के देखो डिस्टेंस को मैं क्यों ले रहा हूं, ये डिस्टेंस है क्या यहां पे, चार्ज से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो चार्ज आपका यहां रखा हुआ है, पोटेंशियल ओरिजिन पे कैलकुलेट करना है तो 1 मीटर के फासले पर है, ये 2 मीटर के फासले पे, और ये कितना है, 3 मीटर के फासले पे। बोलो भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी का यहाँ पे। इसी सवाल को एक और बार सॉल्व कर लेना, इसी सवाल के अंदर मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूं, दोबारा सॉल्व कर लेना इसी चीज को। अगर मैं वैल्यूज चेंज कर दे, इसके अंदर पार्ट ए कह देता हूं मैं, मिसाल के तौर पे आप Q1 ले लेना 2 माइक्रो कूलम, और Q2 इसके अंदर ले लेना -4 माइक्रो कूलम, और Q3 इसके अंदर ले लेना 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, फिर Q1 आप ले लेना -1 माइक्रो कूलम, Q2 ले लेना आप 4 माइक्रो कूलम प्लस का, फिर आप Q3 ले लेना इसके अंदर माइनस का 2 माइक्रो कूलम। ठीक है, सॉल्व कर लेना, सेम क्वेश्चन 2 दफा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पोटेंशियल एनर्जी के भी 1 2 क्वेश्चन ले आते हैं ताकि आइडिया हो जाए। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड अगर हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करें ताकि हमें आइडिया हो जाए किस तरह से होगा। क्वेश्चन तो इसके 2 3 मिल रहे थे, लेकिन वो हैसियत से बाहर जा रहे थे, ठीक है, आप लोगों की, तो इसलिए उसको छोड़ के जो हमारे मतलब के क्वेश्चन है उस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको शो करा देता हूँ। मान लो मेरा बेटा, आपको कहा यह जा रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रेस्ट के ऊपर है, और आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी इसके आजू बाजू में। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, सही। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा क्योंकि एनर्जी एक्वायर करेगा। आपसे कहा जा रहा है बताओ व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सही। और आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का कहा जा रहा है, आपको ये बता दिया कि आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है वो कितना है भाई, 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। इस तरह के सवाल आपसे अक्सर व बेशतर पूछे जाएंगे। तो मैं एक ही सवाल से आपको हर तरह की वेरिएशन जो आपके पास पेपर में है या आ सकती है वो आपको बताना चला जाता हूँ। ठीक है, देखो जरा सवाल फिर समझ लो, डायग्रामेटिकली भी आपको सवाल समझा देता हूँ। देखो, ये मान लो मेरा बेटा एक इलेक्ट्रॉन है जो कि कैसा है, रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, आपने क्या करा भाई, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से मुराद ये होती है, आपने ऐसे 2 प्लेट्स कनेक्ट कर दी, समझिएगा। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, और ये आपने 2 प्लेट्स कनेक्ट कर दी। एक प्लेट को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया होगा यकीनन, और एक प्लेट को आपने नेगेटिव चार्ज दिया होगा। मान लो मैंने इस वाली प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया और मैंने इस वाली प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया। अब होगा क्या कि आपके पास ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये अल्टीमेटली एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ मूव करता हुआ जाएगा। सही हो गया। अब आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम किया गया है। कौन सा काम किया गया है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया गया है। और ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, चेंज हुई है। ये वहीं से है जो हम लोग बेसिक मैकेनिक्स के अंदर हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं कि नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहते हैं कि आप किसी भी बॉडी पे जो काम करते हो, जो टोटल काम होता है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द प्रोसेस। सर इस बात को थोड़ा डिफाइन करते हैं, देखो इस बात को समझते हैं। देखो भैया, जब मैं, मेरे हाथ में एक पेन है, अगर मैं इस पेन को हवा में उछालता हूं ऊपर की तरफ, जब ये पेन ऊपर जा रहे हैं तो इसके ऊपर एक ही फोर्स काम कर रही है, और वो एक ही फोर्स कौन सी है, वो एक ही फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इसके ऊपर नेगेटिव वर्क कर रही है। क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और फोर्स नीचे लग रही है, एंगल 180 डिग्री का है तो वर्क डन हो रहा है नेगेटिव, तो वो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम कर रही है। अच्छा, अगर मैं पेन को ऐसे ऊपर से पकड़ के ऊपर लेके जा रहा हूं, यानी कि पेन को उछालू नहीं, जैसे आप नीचे से किसी चीज को ऊपर उठाते हो, लिफ्ट करते हो, ऐसे मैं पेन को लिफ्ट करते हुए जाऊं, अब इसके ऊपर 2 फोर्सेस काम कर रही हैं। कौन कौन सी, एक तो मैं काम कर रहा हूं इसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों काम कर रही है, बेटा इसका वेट है ना, तो जब कोई फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वर्क इज सेड टू बी डन। और आसान मिसाल है,
गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, इसके ऊपर चार फोर्सेस वर्क डन कर रही है। एक फ्रिक्शन की फोर्स है जो रिलेटिव मोशन बिटवीन कार एंड द ग्राउंड ओपोज कर रहा है। एक इंजन की फोर्स है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है। एक नॉर्मल रिएक्शन है जमीन का जो कि अपवर्ड लग रहा है, उसका वर्क डन चलो जीरो हो जाएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, लेकिन वो भी एक फोर्स है। एक इसका वेट है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसका भी वर्क डन जीरो हो जाएगा क्योंकि एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आ रहा है आपके पास 90 डिग्री का। बताने का मकसद ये था कि ये जो मैंने आपके सामने ये कहानी लिखी है ना, इसमें नेट वर्क डन क्या होता है कि भाई अगर आपकी बॉडी ने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो कुल मिला के जितनी फोर्सेस ने इस पे काम किया वो सब का सब मिला के क्या करेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन यहां रेस्ट पे था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो इलेक्ट्रॉन भैया यहां से एक्सेलरेट करते हुए, मान लो ये ए पॉइंट था, यहां से किसी पॉइंट बी के ऊपर आ जाते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन ने जो डिस्टेंस कवर किया, तो इस पे किसी फोर्स ने वर्क डन किया। कौन सी फोर्स थी? इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ। और तो कोई फोर्स यहाँ है नहीं, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ, तो ये सारा का सारा कहां चला गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चला गया। सही है। तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है वो अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ के आए थे, कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्यू डेल्टा वी से। ये कहां से आया सर फॉर्मूला? भाई अभी अभी आपको पढ़ाया था। वी आपके पास बराबर था किसके? वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। अगर मैं चार्ज को उठा के यहां से वहां फेंक दूंगा तो क्या बनेगा? डब्ल्यू विल बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय वी। इसको क्यू इंटू वी भी लिख सकते हो, क्यू इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हो। किताब के अंदर ये वाली फॉर्म ज्यादा चलती है, यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बात बताई थी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया? तो क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू हाफ फाइनल, जो इसकी इस पॉइंट पे वेलोसिटी है ना, इसकी इस पॉइंट की वेलोसिटी को मैं मान लेता हूं कि ये हमारे पास है, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट की वेलोसिटी हमारे पास है v। ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी v हो गई, तो क्या बन गया? हाफ एम वी स्क्वायर। और शुरू में मैंने मान लिया कि मेरा बेटा इलेक्ट्रॉन कैसा था? रेस्ट में था। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट केस बता रहा हूं जो हमारे कोर्स में पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर है, मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ई कैट और एमडी कैट लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ई कैट और एमडी कैट लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हमें जो कुछ चाहिए वो हम उसको कवर करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, वरना फिजिक्स में तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ये वाला आपका पास पार्ट क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्यू इंटू डेल्टा वी आपके पास क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब कोई आपसे पूछे कि यार इसने कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करी, भाई आप बताओ, इलेक्ट्रॉन ने कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करी, तो कैसे निकालोगे? क्यू डेल्टा वी से निकालोगे। सही है। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि यार स्पीड बताओ, इसने स्पीड कितनी एक्वायर करी, तो स्पीड कैसे निकालोगे? आप बोलोगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू क्यू इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एम। सर ये कैसे आ रहा है? भाई अब वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया। भाई ये वाला वी पोटेंशियल का है, ये वाला वी स्पीड का है, अल्लाह का वास्ता है कोई एक वी से वी को कैंसिल करके खुशी खुशी ना घूम रहा हो। ठीक है, ये आ गया। यहां से अगर आपने वी का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे? टू क्यू इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एम। अब देख लो भाई, ऊपर आपके सामने सवाल दिए हुए, ये सारे के ये एक सवाल है, इससे सब कुछ करते हैं। अच्छा, इस सवाल पे जाने से पहले एक चीज और समझ लो। यहाँ पे ध्यान में रखना, चार्ज का यूनिट अगर आप कूलम रखोगे और वी का यूनिट अगर आप वोल्ट्स रखोगे, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो अपने एसआई फॉर्म में आएगी। और एसआई फॉर्म क्या होती है? जूल होती है भाई। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सही। कई दफा आपका जो ऑप्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ होगा। फिर रिपीट कर देता हूं भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट है। सर जूल में क्या बुराई थी? भाई जूल एक बड़ा यूनिट है। हम यहां सब एटॉमिक लेवल पे जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट होता है, तो वो हम यूज करते हैं अपनी कन्वीनियंस और अपनी ईज के लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हरगिज हरगिज ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसको मैं यहां लिख भी देता हूं, आप भी इसको अपने नोट्स में नोट कर लेना। तो ये नॉन ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास बराबर है किसके? 1.6 और पावर माइनस 19 जूल्स के। सही हो गया भाई साहब? सही। अब देखो क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रेस्ट था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, 20 वोल्ट का पोटेंशियल दिया, एक्सेलरेट किया, बोल रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ, या काइनेटिक एनर्जी उसने कितनी एक्वायर करी बता दो। भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज कितना है? 1.6 पावर माइनस 19। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? 20 था। 20 को देखो 1.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कैसे कर रहा हूं इसको? 20 को मैंने लिखा 2 इंटू 10 पावर माइनस 19। भाई ये 20 को तोड़ करके 1.6 के साथ मैंने ला करके लिख दिया भाई। अब देखो, 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16। बेसिक में 0102 कई दफा बोला, देख लो। फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 32। तो क्या बना? 32 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स। ये इसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करी है। सही हो गया।
अब कोई बोले यार मुझे क्या करो, अच्छा मुझे तो इसकी वो निकाल के बता दो, क्या इसने स्पीड कितनी गेन करी। तो भाई स्पीड कैसे निकालोगे, ये आपके सामने नजर आ रहा है इक्वेशन पूरा का पूरा, इसमें पुट कर देना, चाहो यहां पुट कर दो, चाहो यहां पे क्या करो, इसको हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट कर दो तो भी वही आंसर आएगा। बल्कि अभी जब काम दूंगा करके बताना, हाफ एम वी स्क्वायर को 32 इंटू 10 पावर -19 से इक्वेट करो। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ले लेना 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम। सॉल्व करना, वी निकालना। दूसरा तरीका, ये फॉर्मूला बताया यहां से डायरेक्ट निकाल दो, चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, मास पता है, पुट करो, आंसर निकालो। सही है। अब अगर आपसे कोई बोलता कि यार मुझे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए आंसर, फिर क्या करेंगे भाई। भाई फिर ये देखो, Q इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय 1.6 पावर -19। सर ये क्या हरकत कर दी आपने। भाई ये हरकत मैंने ये करी कि यहां देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 पावर -19 जूल्स के बराबर है। सही है। अब आप क्या करोगे, यहां से आपका आंसर आ रहा है जूल में, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 पावर -19 जूल है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई, और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे उठा के। तो ये आपके पास आ गया 1.6 पावर -19 डिवीजन के अंदर, क्योंकि आप जूल से कहां आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहे हो, डिवाइड कर दोगे आप, आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं करके दिखा दूं तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे 32 इंटू 10 पावर -19, डिवीजन में आ गया 1.6 पावर -19, ये और ये मर गया, क्या बनता है, ये क्या कर रहा हूं, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, 32/1.6। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 32/16/10। सही है। 10 ऊपर चला गया, क्या बनेगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 10 बटे में क्या आ गया 16, तो 16 वन जा 16 टू जा, क्या आ रहा है 20 वोल्ट। अपने नोट्स में कहीं पे नोट कर लेना कि अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाएगी या प्रोटॉन के बारे में बात की जाएगी, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी एक्वायर होगी। क्यों, क्योंकि Q भी 1.6 पावर -19 होता है और डिवीजन में भी क्या आता है 1.6 पावर -19। तो एक तरह से Q से ये वाला फैक्टर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये वाली बात सिर्फ ट्रू है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल होगा या ड्यूटीरॉन होगा या कोई और चीज होगी तो उसका Q कुछ और होगा, नीचे कुछ और होगा। अब मैं फिर से एक बार सारी कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूं, गौर से देखो अच्छे से, और एक बार ये कैलकुलेशन पूरी खुद से करो। पहले रिपीट कर रहा हूं, सुनो। भाई इलेक्ट्रॉन मस्त अपनी जिंदगी गुजार रहा था, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया यहां पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता हुआ गया। आपसे एग्जामिनर क्या 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 पूछ सकता है, तीन चीजें पूछ सकता है, मैंने बता दी क्या क्या चीजें पूछेगा भाई। इलेक्ट्रॉन पूछ सकता है बता कितनी काइनेटिक एनर्जी इसने गेन करी, बता इसकी फाइनल स्पीड क्या थी, बताओ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या थी। मैंने कहा भाई ये वर्क एनर्जी थ्योरम था, कहां से आया, पूरी कार्रवाई बता दी, नेटवर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम है, नेटवर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे। अभी इस इलेक्ट्रॉन पे एक ही ताकत काम कर रही है, एंड दैट एक ही ताकत इज इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कि क्या कर रही है, इसे लेके जा रही है टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। भाई नेगेटिव प्लेट धक्का मारेगी, पॉजिटिव प्लेट अपने पास बुलाएगी, क्योंकि अनलाइक चार्जेस टेंड टू अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस टेंड टू रिपेल ईच अदर। ठीक है, खत्म हो गई बात। आपने भाई इसको यहां से इक्वेट कर दिया, आपने इसका फॉर्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई किया, आपने इसका आंसर निकाला। आपको पता चल गया क्यू डेल्टा वी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर के, यहां से आपने वी का सब्जेक्ट बनाया और स्पीड कैलकुलेट कर ली, जो भी आपने करनी भी है, आंसर निकालना है। फिर मैंने कहा अगर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो कैसे आएगा, क्यू डेल्टा वी से, क्योंकि यही तो एनर्जी थी, यही तो आपने अभी पढ़ा, यही तो एनर्जी उसने एक्वायर करी है। सही। आपने यहां लाके पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आया जूल्स के अंदर, ये आपके पास हो गया काम। ठीक है। अब मैंने आपको कहा स्पीड निकालने के दो तरीके, एक ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लो, इसमें यहां पोटेंशियल डिफरेंस, यहां चार्ज, यहां मास पुट करना, यू विल गेट योर आंसर। दूसरा ये जो काइनेटिक एनर्जी आई है इसको हाफ एम वी स्क्वायर से इक्वेट करो, वी निकालो। अभी आपने दोनों तरीके से निकालने और स्पीड चेक करनी है। फिर मैंने कहा जब आपको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाएगी, तो मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता था, जैसे बहुत सारे टीचर्स इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिखवा देते हैं, अब उनके नोट्स खोलना लिखा होता है क्या, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वही काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भाई ये आधी बात है, पूरी बात नहीं है। इसलिए मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाएगा तो भाई मल्टीप्लाई करेगा, जूल से यहां आएगा तो डिवाइड करेगा। तो मैंने कहा भाई ये है, इसको यहां पे लाके क्या करा मैंने, डिवाइड कर दिया 1.6 पावर -19 से। तो आपने साबित किया कि वही आंसर आ रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस था, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहा होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो एक्वायर करेगा। लेकिन ये बात सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में सही क्यों है, क्योंकि क्यू से यहां ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अगर अल्फा पार्टिकल हो या ड्यूटेरॉन हो या कोई और न्यूक्लियस हो, कोई भी और चार्ज हो जिसका
चार्ज 1.6 पावर माइनस 17 के अलावा कुछ भी है तो वो कैंसिल थोड़ी होगा। तो फिर ये नहीं होगा कि आप बोलोगे जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर होगी। तो ये बात स्ट्रिक्टली सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। सबसे पहले इसको एक बार अपने हाथ से करो। यहां पे मैं देख रहा हूं 3 तक गिन रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3, चलो गुड हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3, गुड ही गुड हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप जल्दी से इस सवाल को पहले एक बार हाथ से सॉल्व करो। देखो मैंने काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली, जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्पीड निकालो। उसके बाद यही सेम क्वेश्चन अप्लाई करो और पोटेंशियल डिफरेंस, मिसाल के तौर पे अगर आपको दे दिया जाए 36 वोल्ट, इसके लिए सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, सबसे पहले आपको मैं स्पीड निकाल के दिखा देता हूं। उसके बाद फिर ये 36 वोल्ट वाले के साथ मैं ये सारे काम आपको बारी बारी करके दिखा दूंगा। ठीक है, देखो। अब देखो भैया, हमारे पास जब आपने स्पीड निकालनी थी, स्पीड निकालने का एक तरीका तो ये था कि जो आपका 32 × 10⁻⁹ है, इसको आप ला करके ½ mv² के साथ इक्वेट कर दें। तो पहले इससे देख लेते हैं भाई। तो 32 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय 2, डिवीजन में क्या आ गया आपके पास, मास आ गया। और मास क्या है, 9 × 10⁻³ और यहां पे आ गया आपका v²। सही है, सॉल्व करेंगे इसे। तो 32 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो इट विल बिकम 64। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस का 31 अपॉन में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये यहां पे v बचेगा और यहां पे आपके पास इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 64 को रूट से बाहर निकाला तो 8 आया, 9 को रूट से बाहर निकाला तो 3 आया। 31 में से 19 गया तो 11 और एक 12 हुआ, और 12 को रूट से बाहर निकाला तो 10 पावर 6। तो 8/3 × 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ रहा है। 8/3 को सॉल्व करोगे तो 2.67 विल बी द आंसर। सिमिलरली दूसरा तरीका आप क्या था भाई, वो जो हमने v डिफाइन किया था वो क्या था, वो था 2q × Δv डिवाइडेड बाय m। सही हो गया। अब देख लो भाई, इसके अंदर जब आप पुट करोगे तो यहां पे आपके पास आएगा 2, और Q की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, यानी कि 2 × 10, और मास कितना है 9 × 10⁻⁻31। यही बताया था बस। ला करके भाई साहब वैल्यूज को पुट कर देंगे, ये आ गया ऊपर। अब क्या करेंगे भाई, इसमें 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 10 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया, 10 पावर-19, और ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस का 31। नीचे आपके पास क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और इस पूरे के ऊपर क्या आ गया, रूट आ गया। अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाली जो चीज है ना, ये वापस यही बन गई है, ये यही बन गई है। कैसे, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 31 में से 19 निकालोगे तो वापस क्या बचेगा, 12 बच जाएगा। अब ऑन में 9 आ गया तो गोया इससे भी आंसर क्या आएगा आपके पास, 8/3 × 10 पावर 6। सेम टू सेम आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब देखो भैया, आपको जो अगला क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें क्या करना था, सवाल देखो समझो। आपको कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 36 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सबसे पहला काम क्या करने दिया था कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी उसने एक्वायर करी है वो निकालो। देखो आपको कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन था जो कि रेस्ट के ऊपर था, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जिसको अभी तक नहीं समझ में आया फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, देख लो। एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, आपने 2 प्लेट्स अप्लाई करी और उनके दरमियान में आपने पोटेंशियल डिफरेंस किया, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था आपके पास, 36 वोल्ट था। सही, इसके नतीजे में हुआ क्या आपके पास, ये मूव करना शुरू हो गया, इसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करी। जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करी वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यू डेल्टा वी से। कहां से आ रहा है ये, आपको पता है जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है दैट इज गिवन बाय क्यू डेल्टा वी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था, ½ mv² के बराबर आ रहा था। ठीक हो गया जी बेटे। जो इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह है वो आपको याद करना होगा, ठीक है, बिल्कुल याद करना होगा आपने। अब क्या करेंगे भाई, क्यू आपको पता है कितना है यहाँ पे, क्यू मेरा बेटा आपके पास है 1.6 × 10⁻⁻19, ये चार्ज भी याद करना होगा आपने। ठीक है, 32 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आपका किस में आएगा, जूल्स के अंदर आएगा। अब मतलब
ये देखो यहां से आपके पास आंसर आएगा, और ये आंसर किस में होगा भाई? जूल में होगा। सर क्यों जूल में होगा? इसलिए कि आप सारी चीजें ऐसा ही वाली कर रहे हो ना। ये देखो, ये आपने चार्ज कूलम में रखा और पोटेंशियल आपने वोल्ट्स में रखा, तो जूल में आंसर आ गया। अब आपको इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, तो जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी जूल के अंदर होगी, इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे? 1.6 पावर माइनस 19 से। अब जो भी आंसर आएगा ये किस में होगा? यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर होगा। सही हो गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आपका आंसर आ रहा होगा, ये 32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आंसर आ रहा होगा, क्योंकि 1.6 पावर माइनस 19 से 1.6 पावर माइनस 19 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। समझ में आने वाली बात है। पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 36 वोल्ट है। कहाँ है 36 वोल्ट? यार जरा बताना तुम लोगों को 36 वोल्ट कहाँ नजर आ रहे हैं? बताओ जरा जल्दी से, बोलो भाई। बेटे सारे कॉन्स्टेंट्स याद करने हैं, अल्लाह के बंदो, सारे कॉन्स्टेंट्स याद करने हैं, कोई कॉन्स्टेंट नहीं छोड़ना। ठीक है, देखो। अच्छा बोला 32 लिखा हुआ है, ऐसे ही बेहुदा किस्म के इल्जाम लगाए जा रहे हो। ठीक है, चलो। अब देखो, आ गया 32 वोल्ट। ठीक है, तो हो जाएगा इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर ली। अब क्या करेंगे? अब वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी भी दोनों तरह से निकालना। एक 2q × डेल्टा वी। अच्छा ये देख लो बच्चे, ये कानों वाला वी मैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए शो कर रहा हूं। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा m। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻³ है। बिल्कुल आपने याद करना है, पोटेंशियल डिफरेंस 32 दिया हुआ है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास? 1.6 पावर माइनस 19। यहां से आप कैलकुलेट करोगे, आपको इसकी स्पीड मिल जाएगी जो इसने गेन करी है। एक इस तरीके से स्पीड निकालना, और दूसरा काम क्या करना, यहां पे जो आपने जूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी निकाली है, इस जूल वाली काइनेटिक एनर्जी को आप ला करके इक्वेट कर देना ½ mv² से। यहां से भी आप स्पीड निकालोगे और चेक करना दोनों बराबर आ रही हैं या नहीं। और एक चीज ध्यान में रखना, कोई खुदा का बंदा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में डाल के ½ mv² से इक्वेट करके आंसर ना निकाले। इससे अगर आपने स्पीड निकाली, इससे अगर आपने स्पीड कैलकुलेट करी है जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, आपके पास रॉन्ग आएगी स्पीड। रीजन ये है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका नॉन एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है। बोलो भाई, मेरे अलावा तुम लोगों को भी ये सब बातें समझ में आ रही हैं? सही है, हो जाएगा। चार काम करने हैं। पहला काम क्या है? काइनेटिक एनर्जी एक्वायर जूल्स में, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दो हो गए। स्पीड निकालनी है अंडर रूट वाले फॉर्मूले से। तीसरा काम हो गया। स्पीड निकालनी है काइनेटिक एनर्जी जो जूल में आई है उसे ½ mv² से इक्वेट करके। अब सवाल देख लो जल्दी से, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये। देखो, पहले पार्ट ए और बी जो मैं पहले डाटा दे रहा हूं। देखो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है मिसाल के तौर पे हम 18 वोल्ट्स। ठीक है, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है मिसाल के तौर पर डम 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 डम, कितना करें पोटेंशियल डिफरेंस? 32 वाला तो मैंने आपको करा दिया। हम्म पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 50 वोल्ट। ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूं ताकि आपकी ना कैलकुलेशन भी थोड़ी सी आसान हो जाए। अच्छा, अब सवाल देखो जो आपने करना है ना, सवाल, ये सवाल आपने, ये जो सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस, एक बार 18 वोल्ट, एक बार 50 वोल्ट, ये आपने एक बार करना है प्रोटॉन से। मैं आपको प्रोटॉन का चार्ज और मास लिख के दे रहा हूं, मेरे बच्चों याद करना है ये। ठीक है, पेपर में कोई नहीं देगा आपको। तो 1.6 पावर माइनस 19 कूलम इज द चार्ज, एंड 1.6 पावर माइनस 27 किलोग्राम इज द मास। सही है? अच्छा, यही सवाल आप एक बार करना इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज लिख देते हैं 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। फिर यही काम करना, इसका मास है 9 × 10⁻³ यही काम करना है मेरे बच्चे। फिर आपने एक बार किसके साथ करना है? अल्फा पार्टिकल के साथ करना है। सही है? अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसका जो चार्ज होता है दैट इज 2e। 2e का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1.6 पावर माइनस 19 कूलम। और जनाब इसका जो मास होता है दैट इज 4m। 4m का मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 पावर माइनस 27 किलोग्राम। सही? यही काम आप एक बार कर लेना फिर ड्यूटेरॉन के साथ।
बता देना होमवर्क ज्यादा तो नहीं हो गया। तो ये पहले आप करोगे किस तरह से, देख लो। ये प्रोटॉन है, और प्रोटॉन को पहले आपने पार्ट ए पार्ट बी करके सॉल्व करना है, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आपने फिर पार्ट ए पार्ट बी करके सॉल्व करना है। तो गोया 4 2 देर आर टोटल 8 क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चन मेरे क्लास के हैं जो मैंने ऊपर कराए हैं। एक 32 वोल्ट वाला जो तुम्हें 36 नजर आ रहा था, और उससे ऊपर वाला जो मैंने आपको 20 वोल्ट वाला क्वेश्चन कराया था। ड्यूटेरॉन क्या होता है? ये वाला होता है H12। इस वाले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, इसको ड्यूटेरॉन कहते हैं। इसकी अगर मैं चार्ज की बात करूं तो बाबा इसका चार्ज जो होता है दैट इज 1.6 पावर माइनस 19 कूलम, और इसका जो मास होता है दैट इज 2m, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, दैट विल कम आउट टू बी 2 × 1.6 पावर माइनस 27। अच्छा, ये एक और बात मैं आपको बता दूं, इससे परेशान ना हो जाना कि यार ये सर ये हम चार्ज मास कैसे याद करेंगे, क्या होगा, ये तो तबाही फिर गई। कोई टेंशन नहीं है। अभी इसी सेकेंड ईयर के अंदर हम आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, पार्टिकल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स वाला। वो चिल सीन है, आसान सा बकरी सा चैप्टर है, वो पढ़ेंगे ना। तो उसके अंदर ये सब मैं आपको बनाना सिखा दूंगा कि ये मास और चार्ज कैसे बन रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अभी आप समझ लो ये वैल्यूज गिवन है आप, तो जब वो चैप्टर पढ़ लेंगे तो आप खुद ही चैंपियन हो जाओगे, खुद ही बनाते रहोगे बैठ के। बोलो भाई, हो जाएगा? बोलो भाई, हो जाएगा? सवाल हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलो यार, सवाल हो जाएंगे नहीं होंगे? सवाल हो जाएंगे? अच्छा, मैंने ऊपर भी कोई होमवर्क दिया था? कोई होमवर्क, हाँ, ये एक सवाल ऊपर भी दिया हुआ है, गुड ही गुड हो गया, चलो। ये बहुत सारे हैं, कोई मसला नहीं है बेटा। बेटे पार्ट ए और पार्ट बी का मतलब ये है कि आप ये कंसीडर करना, देखो मैं आपको सवाल पढ़ के बता देता हूँ पार्ट ए पार्ट बी का मतलब क्या है। देखो भाई, पार्ट ए पार्ट बी का मतलब है, एन अल्फा पार्टिकल वाज एट रेस्ट, यू अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट, इट गॉट एक्सेलरेटेड। आपने चार चीजें मालूम करनी है। एक, काइनेटिक एनर्जी निकालो जूल के अंदर। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तीसरा, आप स्पीड कैलकुलेट करो काइनेटिक एनर्जी इन जूल को इक्वेट करके हाफ एम वी स्क्वायर से। फिर काइनेटिक ये जो स्पीड कैलकुलेट करो 2q × डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एम से। 2q × डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एम से कैलकुलेट करो स्पीड। ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, लाजमी करने। नहीं नहीं मेरा बेटा, आप एक भी सवाल ना करो तो भी मसला नहीं होगा, ठीक है। अगले साल सेम टाइम पे मैं सेम लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, आप सेम लेक्चर सुन रहे होगे, अगले साल कर रहे होगे आप ये क्वेश्चन। मसला थोड़ी होता है, मसला कभी भी नहीं होता, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आपने अगले साल करना है ये होमवर्क या इसी साल कर लेना है। अब ये चीज आपने करना है, ठीक है। अब देख लो क्या करना है, मसला तो कभी भी नहीं होता यार। अब देखो मेरे बच्चे, जो हमने पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो कभी कभार जो आपका एग्जामिनर है वो पोटेंशियल और आर के दरमियान में जो ग्राफ है वो भी आपसे बनवा लेता है। तो देखो मेरे बेटे, और इसको भी हम डिफाइन वैसे ही करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर एक फॉर्मूला डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और अब आपको अच्छे से पता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेटिव वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं और नेगेटिव डेल्टा वी अपॉन आर भी लिख सकते हैं। वी से मुराद हमारे पास क्या है? पोटेंशियल। और डेल्टा वी से मुराद हमारे पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ये बात अच्छे से पता है कि पोटेंशियल कब होता है? जब आप फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे आते हो, तो जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वो पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट होता है। और अगर आप फील्ड के अंदर ही लोअर पोटेंशियल पॉइंट से फील्ड के अंदर ही हायर पोटेंशियल पॉइंट पे आते हो, तो वो आपके पास क्या होता है मेरे बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ किस किस का? V और R का, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे? मैं यहाँ पे V का फॉर्मूला देखूंगा। V का फॉर्मूला क्या है मेरा बेटा? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R। यही पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R। यानी कि इसको आपने इस तरह से पढ़ा था कि KQ इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय R। जो कैपिटल Q है वो आपके पास हो गया सोर्स चार्ज, स्मॉल q आपके पास क्या हो गया? टेस्ट चार्ज हो गया। R आपके पास डिस्टेंस हो गया सोर्स चार्ज से लेके किसका? टेस्ट चार्ज तक का। अब मेरे बच्चे, इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का बनता है। V और R का रिलेशन अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि V और R का रिलेशन किस तरह से मेरे बच्चे? इस तरह से रिलेशन, ये वाला। यानी कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि आपके पास एक हाइपरबोलिक कर्व बनता है। इसके अंदर मेरा बेटा आप किसी भी पॉइंट पे जब
ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे या टेंजेंट कैलकुलेट करोगे या स्लोप ऑफ द लाइन कैलकुलेट करोगे, जैसे यहाँ देखो ये स्लोप ऑफ द लाइन है, यहाँ पे ये स्लोप ऑफ द लाइन है, बेसिक मैथ 0102 में ये बताया था इसका स्लोप वेरिएबल होता है। जब आप इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे, देखो ये स्लोप है, ये स्लोप है, देखो ये स्लोप है, तो आपको यहाँ से ये बात नजर आ रही है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो यहाँ से स्लोप है। क्या है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी? क्या है? स्लोप है। भाई स्लोप कैसे निकालते हो आप? किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हो? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से निकालते हो ना, या टेंजेंट थीटा से निकालते हो, ऐसे ही है। या अगर आपने किसी कर्व का स्लोप निकालना है जो कि इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स करके निकालोगे, ऐसे ही है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो इस पॉइंट पे ये इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पे यहां से मिलेगी ऐसी इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे ऐसे करके इंटेंसिटी मिलेगी। तो ये भी मेरा बेटा कभी कभार एग्जामिनर पूछ सकता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इन शॉर्ट ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे आपका ये मान लो अगर सोर्स चार्ज है, आपका अगर सोर्स चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। और आपके पास पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। सर यहां से ग्राफ से साबित करें? भाई ग्राफ से साबित कर लो। देखो ये आर क्या चीज है? ये आर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के दरमियान का फासला है। जब आप सोर्स चार्ज के बहुत नजदीक होगे तो इसका मतलब आर का वैल्यू कम होगा, तो वहां पे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है ना। ठीक है, जब आप यहां पर हो, मान लो यहां पे आर का वैल्यू 0 है, मान लो कि आप सोर्स चार्ज के बिल्कुल मुंह पे बैठे हो, तो देखो यहां पे पोटेंशियल कितना है? मैक्सिमम है। अब आप यहां पे आ गए तो देखो जब आर आपका इतना हो गया तो वी का वैल्यू वहां से कम हो गया, यहां पे आ गया, आप और आगे चले गए, मान लो यहां पे आ गए। अब जब आर आपका ये वाला है, आर आपका डिस्टेंस बढ़ चुका है, तो आपका वी देखो और कम हो चुका है, वी आपका ऊपर से देखो क्या हो गया? और नीचे आ गया। तो जितना आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज बढ़ता जा रहा है उतना आपके पास पोटेंशियल क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है? कम होती जा रही है। कैसे? देखो इस पॉइंट पे आप स्लोप निकालोगे तो वो ऐसे आएगा, ये लाइन y के ज्यादा पैरेलल है, इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे तो वो ऐसे आएगा। अब ये आहिस्ता आहिस्ता x के पैरेलल होती जा रही है, देख रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता x के पैरेलल है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को आप यहां पे डिफाइन कर रहे हो एज ए स्लोप ऑफ v एंड r ग्राफ। तो अब अल्टीमेटली जब स्लोप आपका कम होता जा रहा है, क्योंकि x का स्लोप 0 होता है, y का स्लोप इनफाइनाइट होता है, जो लाइन x के जितना पैरेलल होती जाएगी इसका मतलब उसका स्लोप उतना क्या है? कम होता जा रहा है। तो गोया यहां का स्लोप ज्यादा था और यहां का स्लोप क्या है? कम हो रहा है। तो गोया जैसे जैसे आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप या ग्रेडियंट कम हो रहा है। इसका मतलब ई का वैल्यू क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। यह आपको बात वैसे भी पता है कि जितना आप सोर्स चार्ज से दूर जाते हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान का जो फासला है उतना बढ़ता जाता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस उतनी कम कंजेस्टेड होती जाती हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की वैल्यू उतनी क्या है? कम होती जाती है। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी मरती जा रही होती हैगी।